नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत की फर्स्ट डिक्टेटर कहा जाता है। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी डिक्लेयर करती हैं एक इमरजेंसी। पूरे 21 महीने के लिए देश के अंदर से डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया जाता है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय देश के अंदर शुरू हो जाती है एक डिक्टेटरशिप। अपोजिशन के सारे नेताओं को जेल में भर दिया जाता है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे काफ़ी बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। लेकिन इसकी क्या जरूरत आन पड़ी कि इंदिरा गांधी को एक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई है। और इस वीडियो में हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप बिल्कुल अलग थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप से। आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1961 से 1971 के बीच प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी पर अपना कंट्रोल कर लेती हैं। 1969 में पार्टी को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिनमें एक को नाम दिया जाता है कांग्रेस आर और एक को नाम दिया जाता है कांग्रेस ओ। जितने भी पुराने लोग थे वो सब कांग्रेस ओ में चले जाते हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बाकी के सारे लोग कांग्रेस आर में चले आते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ। इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस पार्टी पुरानी वाली पार्टी से काफी ज्यादा अलग थी, लेकिन कांग्रेस आर के मेंबर्स को बहुत जल्दी ये समझ में आ जाता है कि हमारी प्रोग्रेस इंदिरा गांधी और उसके परिवार पर डिपेंड करती है, यानी कि जितनी ज्यादा हम उन लोगों की बड़ाई करेंगे उतनी जल्दी ही हमारा प्रमोशन भी होगा। इंदिरा गांधी उस समय इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो जिसको भी चाहे उसको मुख्यमंत्री बना सकती हैं बिना किसी वोटिंग के। 1971 के इलेक्शंस को इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ी बहुमत से जीतती हैं, जहां पे इंदिरा गांधी को 518 में से 352 सीट्स मिलती हैं। इसी जीत की वजह से कांग्रेस आर को ही असली कांग्रेस के रूप में कंसीडर किया जाने लगता है। 1971 में इंदिरा गांधी की कमांड में भारत पाकिस्तान से युद्ध भी जीत जाता है और इसी के साथ साथ बांग्लादेश, जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था, उसको यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल जाती है। और उसके एक महीने बाद इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है और उनको भारत की महारानी के रूप में जाना जाने लगता है। जनवरी 1974 गुजरात में और मार्च 1974 बिहार में छात्र समिति द्वारा एक छात्र आंदोलन चलाया जाता है। और वो आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि फूड ग्रेन्स और बाकी की नेसेसरी चीज़ों के जो प्राइस थे वो अननेसेसरी तरीके से बहुत ज़्यादा हाई जा रहे थे। इन प्रोटेस्ट को उस टाइम के जाने माने समाजवादी और गांधीवादी जयप्रकाश नारायण का बहुत सपोर्ट मिलता है और जितनी भी अपोनेंट्स पार्टीज थी वो भी इन प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती हैं उस टाइम। उसके एक महीने बाद देश की सबसे बड़ी यूनियन रेलवे ने एक प्रोटेस्ट किया और ये जो प्रोटेस्ट था वो जॉन फेडरस की लीडरशिप में था, जो कि उस टाइम के ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष थे। इंदिरा गांधी ने इस प्रोटेस्ट को फोर्सफुली दबा दिया और 1000 रेलवे कर्मचारियों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन इससे कुछ टाइम पहले राजनारायण, जो कि इंदिरा गांधी से राजबरेली की सीट हार गए थे, उन्होंने 1971 के अंदर इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस रजिस्टर करवाया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और वो केस था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के अंदर गड़बड़ी की है और जो सरकारी मशीनरी है उसका बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है। इसी के चलते इंदिरा गांधी को कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है और इंदिरा गांधी को 5 घंटे कोर्ट में रहना पड़ता है। और इस बात से इंदिरा गांधी बिल्कुल नाखुश थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी। लेकिन 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इंदिरा गांधी को चुनाव में करी जाने वाली गड़बड़ी का दोषी करार पाते हैं। ये फैसला लेने के लिए हाई कोर्ट को 4 साल लग गए, यानी कि केस रजिस्टर होता है 1971 में और फैसला आता है 1975 में। लेकिन इंदिरा गांधी हाई कोर्ट के फैसले से एकदम नाखुश थी, इसलिए वो अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर 24 जून 1975 को हाई कोर्ट के फैसलों को सही मानते हुए इंदिरा गांधी से सारी की सारी पावर्स जो गवर्नमेंट के थ्रू उनको दी गई थी उनको बंद करने का आदेश देते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी की अपील के सॉल्यूशन तक उनको प्रधानमंत्री के पद पर उनको काम करने के लिए मंजूरी मिल जाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पे ये निकल के आती है कि कुछ लोगों का कहना है कि इंदिरा गांधी ने कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही अपना रिजाइन लेटर टाइप करवा लिया था, लेकिन उस रिजाइन लेटर पे कभी सिग्नेचर नहीं किए गए इंदिरा गांधी के थ्रू। लेकिन 25 जून 1975 की आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आंतरिक आपातकाल की घोषणा करवाती हैं। इंदिरा गांधी कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हमको आंतरिक आपातकाल लगाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ था और 1973 में ऑयल क्राइसिस भी बहुत ज्यादा था, इसलिए देश की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। इंदिरा गांधी ने यह भी दावा किया कि हड़ताल और कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट के कारण सरकार को और देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है।
इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण देश की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंस को भी सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन इंदिरा गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने इमरजेंसी लगते ही बड़े पैमाने पे अपोजिशन पार्टीज पे कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, राज नारायण, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे काफी बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। इनमें से ज्यादातर जो गिरफ्तारियां हुई थी वो हुई थी मीसा के तहत। मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको इंदिरा गांधी ने 1971 में पारित किया था। मीसा के तहत 34,988 लोगों को गिरफ्तार किया गया। DISIR यानी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एंड डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत 75,818 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन मीसा के तहत जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया, जो कैटेगरीज थी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए में पॉलिटिशियंस और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर शामिल थे। क्लास बी में लेस प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस थे और क्लास सी में वो लोग थे जिन्होंने देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है या फिर कोई अपराध किया है। क्लास ए और क्लास बी वालों को तो काफी ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलती थी जेल के अंदर, लेकिन क्लास सी वालों की हालत तो बद से बदतर होती जा रही थी। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने काफी सारे काम डिक्टेटर्स वाले किए, जिनमें मजदूरों को काफी ज्यादा परेशान होना पड़ा। AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने जब बोनस के अंदर कटौती करी तो काफी सारे जो मजदूर थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और इस प्रोटेस्ट के बदले में इंदिरा गांधी ने 30 से 40 हजार मजदूरों को जेल में डाल दिया। इसी तरीके से कोल माइनर्स को भी काफी ज्यादा कम पैसे में और बेहद खराब सिचुएशंस में उनसे काम कराया जाता था। 27 दिसंबर 1975 में धनबाद के पास जो चसलाना कोल माइन है उसके अंदर 100 मिलियन गैलन से ज्यादा पानी भर गया और 375 कोल माइनर्स की जान चली गई। इमरजेंसी टाइम पीरियड के दौरान इंदिरा गांधी और उसके बेटों ने काफी सारे काम जबरदस्ती करे, जिनमें से एक काम था फर्टिलाइजेशन। अगर इसको आम भाषा में मैं बताऊं तो इसको हम कहते हैं नसबंदी। 1976 से लेकर 1977 तक 8.3 मिलियन नसबंदी कराई गई थी इंडिया के अंदर। इनमें से ज्यादातर जो नसबंदियां थी वो जबरदस्ती की गई, लेकिन इनमें से एक किस्सा ऐसा निकल के आता है कि एक महाराष्ट्र के किसान को जबरदस्ती लेके जाया गया नसबंदी के लिए, लेकिन जैसे उसने वहां जाके ये बताया कि भैया मेरी तो नसबंदी हो चुकी है, तो उसको पहले पीटा गया और फिर उस पर दोबारा से नसबंदी का प्रोसेस दोहराया गया। यानी कि इतनी ज़्यादा क्रूरता उस टाइम, इंडिया जैसे देश में इतनी ज़्यादा क्रूरता, ये सोचने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। ऐसे ही कारणों की वजह से इंदिरा गांधी को डिक्टेटर भी बुलाया जाने लगा। लेकिन 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी घोषणा करती हैं मार्च में होने वाले इलेक्शंस के बारे में, और काफी सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है, और फाइनली 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद जब इलेक्शंस का रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि जनता पार्टी 258 सीट के साथ जीत चुकी है और मोरारजी देसाई को भारत का नया प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जिस कांग्रेस को पिछले इलेक्शंस में 350 से ज्यादा सीट्स मिली थी, सीट्स घट के सिर्फ 154 रह जाती हैं। इंदिरा गांधी रायबरेली से भी चुनाव हार जाती हैं, और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी जैसे राज्यों से एक भी वोट नहीं मिलता। लेकिन जो नई सरकार बनी थी वो सरकार सिर्फ 2 साल चलती है, यानी कि 1979 को वो सरकार आपसी मतभेदों के कारण बिखर जाती है और टूट जाती है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के साथ समर्थन करके एक नई पार्टी बनाते हैं, लेकिन ये सरकार भी सिर्फ 5 महीने चलती है, और चौधरी चरण सिंह के नाम पे कबीना सांसद जाने वाले प्रधानमंत्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। लेकिन आपको याद होगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप डिफरेंट है। देखिए, इंदिरा गांधी ने जो डिक्टेटरशिप करी वो वॉयलेंस और पावर के दम पे करी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस टाइप की डिक्टेटरशिप कर रहे हैं वो कहा जाता है स्पिन डिक्टेटरशिप। और इस डिक्टेटरशिप का जो मेन हथियार होता है वो है इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट करो कि सामने वाला बंदा ऑटोमेटिक बेवकूफ़ दिखने लग जाए। स्पिन टाइप डिक्टेटरशिप की बात मैंने इस वाली वीडियो में करी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।